हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीजीएस सैनिक विंग में। आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे फॉर क्लास 6। इस वीडियो में हम सारा का सारा पेपर यानी टोटल 4 सेक्शंस मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड इंग्लिश सभी सेक्शंस को सोल्व करेंगे। सीक्वेंस ये रहेगा कि सबसे पहले हम मैथ्स को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद लास्ट में होगी जीके। आपको पता है कि सैनिक स्कूल के पेपर में मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 150 मार्क्स के होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। उसी तरह फिर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं 50 मार्क्स के। जीके में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर बन जाता है वो 300 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो मैथ्स का है। मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, देन इंग्लिश और फिर लास्ट में जीके होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है 2.6 kg को 3 kg 700 ग्राम में। यहाँ पर 3 kg 700 ग्राम्स को मैं 3.7 kg लिख सकता हूँ। उसमें ऐड करना है 2.6 kg। अच्छा जी, इनको ऐड कीजिए। 7 और 6 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 6.3 kg फाइनल आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं। अच्छा जी, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसमें जो 6 है वो होल है, तो ये 6 kg तो कंप्लीट हो गया। 0.3 kg का मतलब होता है 300 ग्राम। ये ऑप्शन में गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइड गिवन है क्यूब की, उसको हमने मेल्ट कर दिया यानी पिघला दिया और उसको एक सॉलिड क्यूबॉइड में चेंज कर दिया, जिसकी डायमेंशंस 3, 8 एंड 9 है। अच्छा जी, सॉलिड शेप्स में 3D शेप्स में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शेप्स को जब भी हम मेल्ट करेंगे और उनको किसी दूसरी शेप्स में ढालेंगे तो उनसे उनके वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम रहता है। यहाँ पर क्यूब को जब हमने क्यूबॉइड बनाया तो उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। इतनी बात आपको समझ आई। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, साइड पूछी गई है क्यूब की। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला को इक्वेट कीजिए। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, ये इक्वल होगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा जी, साइड क्यूब इक्वल होगा, लेंथ यहाँ पर गिवन है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब मैं इस इक्वेशन से साइड फाइंड कर सकता हूँ। साइड इक्वल हो जाएगा, यहाँ जब क्यूब दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा। क्यूब रूट में, क्यूब रूट का साइन ये होता है 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्यूब रूट के अंदर 3 के पेयर बनते हैं, 3 के पेयर बनते हैं। सबसे पहले इन नंबर्स को आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 3 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, लेकिन 8 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 2 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू 2। 9 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। कंप्लीट पे क्यूब रूट। ओके, अब यहाँ पर हम 3 के पेयर बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा। सेंटीमीटर का पेयर बन जाएगा 1 2 3, 3 सेंटीमीटर हो गए, इनमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, पीछे लग जाएगा जी सेंटीमीटर। तो साइड की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, और ये साइड किसकी आई है? क्यूब की आई है। तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगी 6 सेंटीमीटर के। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 8 स्मॉल्स क्यूब हैं, ईच हैविंग एज, एज मीन्स साइड, उसकी साइड है ईच क्यूब की 2 सेंटीमीटर, आर अरेंज टू फॉर्म ए लार्ज क्यूब। छोटे छोटे 8 हमारे पास क्यूब हैं, उनको हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि एक क्या बन जाए, बड़ा क्यूब बन जाए। तो हमको बताना है उस बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने टोटल 8 छोटे छोटे क्यूब्स जोड़े हैं। अगर मैं एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा।
सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम निकालते हैं छोटे क्यूब का। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। इसकी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा बड़े क्यूब का। साइड यहाँ पर हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का क्यूब होगा यहाँ पे, और उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का क्यूब मीन्स 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ लग जाएगा इंटू 8 इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम के। 8 8 जा 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा बड़े क्यूब का। तो आंसर बनेगा जी इसका ऑप्शन 3 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज 2520। 420 ऑरेंज की जो कॉस्ट है, 420 ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो 2520 रुपीज़ है। हमसे पूछा है कॉस्ट बताइए 8 डजन ऑरेंजेस की। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि 8 डजन में कितने ऑरेंज होंगे। 1 डजन में 12 होते हैं, तो 8 डजन में 8 इंटू 12 ऑरेंज हो जाएंगे। 12 8 जा 96, तो हमको 96 ऑरेंजेस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ऑरेंज की वैल्यू निकालेंगे। 1 ऑरेंज कितने का आएगा, तो यहाँ पर 2520 की डिवीजन हो जाएगी 420 से, तो ये फाइनल एक ऑरेंज की कॉस्ट आएगी। हमको निकालनी है 96 की, तो मैं क्या करूँगा 2520 बाय 420 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 96 के साथ। ये फाइनली अपना आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन बच गई है, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या आंसर बनता है। 10 से 10 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 से काटते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, बचेगा यहाँ 4, 42 हो गया, तो 21 2 जा 42 होता है। नीचे का सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, ऊपर बचा है 12 इंटू 48। मल्टीप्लाई करते हैं 48 की 12 के साथ। 12 8 जा कितना होता है जी, 96 होता है। 96 का 6 मैं यहाँ लिख लूँगा, 9 चला जाएगा कैरी। 12 4 जा 48, 48 में 9 ऐड होगा तो 57 बनेगा। तो आंसर आ गया जी 576, यानी 576 रुपीज़। 96 ऑरेंजेस की कॉस्ट 576 रुपीज़ है। ऑप्शन 4 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 में बोला गया है 16 बैग्स हैं जिनकी कॉस्ट 1520 रुपीज़ है। हमको कॉस्ट निकालनी है 3 बैग्स की। 3 बैग्स की हमको कॉस्ट निकालनी है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यहाँ भी 1 बैग की कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले 1520 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 1 बैग की कॉस्ट निकल आएगी। अब 3 बैग्स की कॉस्ट निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1520 डिवाइड बाई 16 इंटू 3। इसको अब 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 9 जा 144, बचेगा यहाँ 8, 16 5 जा 80 होता है, तो 95 इंटू 3, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 1 28, तो 285 रुपीज़ इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन 4 सही है जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 31 में बोला है विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर आर इक्वल टू 3 राइट एंगल्स। इनमें कौन कौन से एंगल 3 राइट एंगल्स के इक्वल है। 3 राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री के 3 एंगल, 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस 90 टोटल होके हो जाएगा जी 270 डिग्री। यानी ये बेसिकली हमसे ये पूछना चाहते हैं कि इनमें वो कौन कौन से एंगल हैं जो 270 डिग्री के इक्वल होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एंगल ए है 90 डिग्री का लग रहा है, यहाँ एंगल डी भी 90 डिग्री का लग रहा है। एंगल एफ को ध्यान से देखिए। एंगल एफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, लेकिन ये 270 डिग्री के इक्वल नहीं है। सेम एंगल जी, ये भी 270 डिग्री के इक्वल नहीं है। एंगल ई है जी, देखिए टोटल एंगल आपको पता है 360 डिग्री का होता है, उसमें से 90 डिग्री तो ये हो गया, इसको मैं निकाल दूंगा। 360 में से 90 माइनस होगा तो 270 डिग्री बचेगा, और 270 डिग्री ये कौन सा एंगल है, ई वाला। तो एंगल ई है, यहाँ पर एंगल ई दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ, ये गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं ये 90 का है जी,
एंगल सी की वैल्यू देखिए आप, टोटल एंगल 360 का होता है, 90 ये चला गया तो ये बचा हुआ 270 का ही होगा। तो एंगल सी भी 270 डिग्री का है। एंगल सी यहाँ दिया हुआ है, एंगल सी यहाँ नहीं दिया हुआ। उसके बाद एंगल बी देखिए, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री के इक्वल लग रहा है, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ दो ही एंगल बने अपने, एक तो एंगल ई और एक एंगल सी। तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 32 में बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 डिग्री मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ 146 एंड 82। इन तरह के क्वेश्चंस को लास्ट से करना स्टार्ट करते हैं। जैसे डिफरेंस निकालना है हमको 146 डिग्री और 82 के बीच में, 146 डिग्री और 82 डिग्री के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। यहाँ पर माइनस करते हैं, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 होगा, 14 में से 8 माइनस होगा तो 6 होगा। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, 64 आया यहाँ तक। उसके बाद कह रहे हैं 26 मोर होना चाहिए, 64 में 26 ऐड करेंगे तभी वो मोर होगा। 64 में 26 ऐड होगा तो टोटल बनेगा 90 डिग्री। अब इस एंगल का हमको क्या बताना है, टाइप का नेम बताना है। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। आपको पता है 90 डिग्री से लेस वाले एंगल्स एक्यूट होते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल बोलते हैं और 90 डिग्री से अबव वाले एंगल को ऑब्ट्यूज बोलते हैं। 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है और 180 डिग्री से ग्रेटर एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोला जाता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33 में बोला है, 2 एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के जो कि 40 और 50 डिग्री हैं। नेम द ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स। इस ट्रायंगल का नेम बताइए इसकी साइड्स और एंगल के हिसाब से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एंगल 40 डिग्री है और एक एंगल 50 डिग्री है। एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 50 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला एंगल ध्यान दीजिए कितने का होगा, 40 और 50 90 हो गया, कमी रह गई 90 की 180 होने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे से अलग अलग है, कोई एंगल 40, कोई 50 और कोई 90। अगर सारे एंगल अलग अलग हैं तो सारी साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है आपस में तो उस ट्रायंगल को बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। तो इन दोनों बातों को हमने एंगल्स के हिसाब से भी देख लिया, हमने साइड्स के हिसाब से भी देख लिया। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। स्केलन होना चाहिए जी, सही बात है, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। स्केलन होना चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को मैं चेक नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 34 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले काम हमको ये करना है कि इन फ्रैक्शंस को हमको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले छोटी फिर बड़ी और इस तरीके से उनको अरेंज करना है। उसके बाद देखना है कि लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे कौन सा फ्रैक्शन आई है। सबसे पहले हम 2/3, 5/6, 7/8 एंड 9/14 को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है। वो कैसे पता लगेगा, इनको डिवाइड करके देखिए। 2 को 3 से डिवाइड करना है। 2 क्या हो गया, 3 से छोटा हो गया तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 20, 3 6 जा 18। अगेन 2 आ जाएगा, यहाँ फिर 0 लगाऊंगा और 3 6 जा 18। 2 वैल्यूज तक निकाल लीजिए, बाकी इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 0.66 लिख सकता हूँ मैं इसको। 5/6 को देखिए कैसे लिखा जाएगा, 5 अंदर 6 बाहर, 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 50, 6 8 जा 48, बचेगा 2, अगेन 0 लगेगी, 6 3 जा 18। तो 5/6 को लिखा जा सकता है 0.83। अब है 7/8, 7 अंदर आ जाएगा, 8 बाहर, 0 पॉइंट यहाँ 0 लग जाएगी, 8 8 जा 64, 70 में से 64 माइनस होगा 6 बचेगा, 0 लगा देंगे, 8 7 जा 56 बचेगा 4।
इसको छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे 0.87 के इक्वल आ गया ये। उसके बाद है 9/14, 9 अंदर 14 बाहर, छोटा हो गया तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी। 14 6 जा 84, बचेगा 6, अगेन 0। 14 4 जा 56, बचेगा 4। तो 9/14 को मैं लिख सकता हूँ 0.64। अब इनको आप बड़ी आसानी से अरेंज कर पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे छोटी फ्रैक्शन देखिए कौन सी है, 0.64 सबसे छोटी है, यानी 9/14 लिखा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद 0.66 है, 2/3 को रिप्रेजेंट कर रही है, 2/3 लिखा जाएगा। उसके बाद 0.83 है, 5/6 लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी है 0.87 यानी 7/8। अब हमको चेक करना है लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे कौन सी फ्रैक्शन आई है। लेफ्ट साइड देखिए कौन सी है, ये वाली है। यहाँ से हमको चेक करना है थर्ड प्लेस पे कौन सी फ्रैक्शन आई। तो थर्ड प्लेस पे यही आई है, फर्स्ट प्लेस पे ये है, सेकंड प्लेस पे ये है और थर्ड प्लेस पे ये है। तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको अब फ्रैक्शंस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है कि सभी फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो सेम है। जब फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। यहाँ पर 2/11 सबसे छोटा होगा और 2/5 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा है 2/5, उसके बाद 2/7 होगा, देन 2/9 और सबसे छोटा होगा 2/11। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है। 2 के सबसे ज़्यादा पार्ट्स इसमें हो रहे हैं, 2 के सबसे ज़्यादा पार्ट्स 11 पार्ट्स यहाँ हो रहे हैं, इस वजह से ये सबसे छोटा हो गया। और ये सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 के सिर्फ 5 पार्ट्स हो रहे हैं, जो कि सबसे कम पार्ट्स हैं इनके मुकाबले। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे हमको क्या करना था, इसको अरेंज ही करना था, हमने कर दिया। तो 2/5 से स्टार्ट होगी, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट है सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 में बोला है लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि सबसे बड़ी बताइए या सबसे छोटी बताइए, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके देखिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दो फ्रैक्शंस के बीच में चेक करूंगा। 11 5 जा 55 हो जाएगा एंड 9 4 जा 36 हो जाएगा। हमको कौन सी चेक करनी है, बड़ी चेक करनी है। तो छोटी को क्रॉस करते जाइए, यहाँ पे 36 छोटा है 55 से, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हमको तो बड़ी चाहिए। अब हमारे पास रहेगी 3 फ्रैक्शन, 5/9, 7/12 एंड 6/13। अगेन चेक करेंगे, 12 5 जा 60, 9 7 जा 63। तो बड़ी फ्रैक्शन आई है 7/12, इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये फ्रैक्शंस रहेगी 7/12 एंड 6/13, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 7 जा 91, 12 6 जा 72। बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आई, 91, इसको क्रॉस कर देंगे। एक फ्रैक्शन रह गई जो सबसे बड़ी है, वो है 7/12। तो आंसर हो जाएगा 7/12, ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन 37 देखते हैं। व्हाट शुड बी एडिड टू 5/13 टू गेट 13/5। 5/13 में ऐसा क्या ऐड करें, मैंने मान लिया हम x ऐड करते हैं ताकि हमको गेट यानी मिल सके, क्या मिल सके, 13/5। शिफ्ट करते हैं, 5/13 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। 13/5 में से 5/13 माइनस हो जाएगा। एलसीएम आएगा जी इनका 65। यहाँ पर 65 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 13 आएगा। 13 की 13 में मल्टीप्लाई होगी तो 169 आएगा। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 13 को यहाँ पे 65 13 को डिवाइड करेगा तो 5 आएगा। 5 की 5 में मल्टीप्लाई होगी तो 25 बनेगा। अब 169 में से 25 माइनस करके देखिए, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 होगा, 16 में से 2 माइनस होगा तो 14 होगा। तो 144 ऊपर आ गया, नीचे है 65। तो x की वैल्यू यानी वो नंबर जो 5/13 में ऐड होके 13/5 देगा वो है 144/65। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है 3 क्लॉथ पीसेज हैं जिनकी लेंथ 7 मीटर, 7.5 मीटर एंड 9.5 मीटर है रिस्पेक्टिवली।
उनको कट किया जाता है आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ्स के पीसेस में। द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीस हमको बताना है सेंटीमीटर में। अच्छा जी, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो मीटर में है, आंसर सेंटीमीटर में है, तो हम दोनों को सेम कर लेते हैं। यहाँ जो मीटर है इसको मैं क्या करूँ, सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा। 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 7.5 मीटर में 750 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और 9.5 मीटर में 950 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, सारे नंबर्स क्या हैं, बड़े हैं काफ़ी, है ना, और जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी छोटे छोटे दिए हुए हैं। तो हमको बताना है मैक्सिमम लेंथ बतानी है, जिनमें इन पार्ट्स को हम, इन क्लोथ्स को हम कट करें ताकि वो क्या हो, समान हो। तो इस क्वेश्चन में हम HCF फाइंड करेंगे। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम या हाईएस्ट लेंथ इस तरीके का कुछ वर्ड मिल जाए, वहाँ पर हमेशा HCF निकाला जाएगा। दूसरा, यहाँ पर नंबर्स बड़े हैं और ऑप्शंस छोटे हैं, तो HCF में ही नंबर क्या आते हैं, छोटे। LCM में नंबर क्या आएंगे, बड़े आएंगे। तो HCF निकाल लेंगे इनका। HCF निकालने के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प ले रहा हूँ। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले बड़ा नंबर चूज करेंगे, हाईएस्ट 50। चेक करते हैं 50 क्या इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर देगा। 50 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो या तो 50 से एंड हो या फिर लास्ट में उसकी डबल ज़ीरो आए। अब देखिए यहाँ पर डबल ज़ीरो आई है तो ये नंबर 50 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 50 आया है तो ये भी नंबर 50 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लास्ट में 50 आया तो ये भी 50 से डिवाइड हो जाएगा। ये तीनों नंबर क्या है, 50 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका HCF 50 होता है। बाकी सारे नंबर छोटे हैं, लेकिन हमको तो मैक्सिमम चाहिए था, तो 4 ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, LCM एंड HCF दिए हुए हैं दो नंबर के। LCM है 150 एंड HCF है 25। एक फॉर्मूला होता है, LCM और HCF की जब मल्टीप्लाई होती है तो ये हमेशा इक्वल आती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही अप्लाई होगा। अगर नंबर 3 या 4 इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर ये फॉर्मूला वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इन्होंने बोला है एक नंबर 75 है, दूसरा नंबर पता लगाइए। एक नंबर 75 है, दूसरे नंबर को मैं x मान लेता हूँ। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो इनके इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर 75 मल्टीप्लाई में है, इसको साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा। 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, 25 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 25 2 जा 50, x की वैल्यू आ गई 50, यानी सेकंड नंबर क्या है, 50 है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है एक शॉपकीपर है, वो एक टेबल और एक चेयर परचेज करता है। टेबल उसने खरीदी है 1900 रुपये की, और जो चेयर है वो उसने खरीदी है 600 रुपीज़ की। ही सोल्ड दैम बोथ आइटम्स टू अंकित विद 15% प्रॉफिट। अच्छा, उसने टोटल पैसा कितना खर्च किया, 1900 और 600, 2500 रुपीज़ उसने टोटल खर्च किए, और फिर इन दोनों आइटम को उसने क्या किया, अंकित को सोल्ड कर दिया 15% के प्रॉफिट के साथ। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा 2500 पे उसने 15% का प्रॉफिट कमाया, तो 15% निकाल लेंगे 2500 का। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगी। 25 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है। 15 5 जा 75 का 5, 7 कैरी चली जाएगी। 15 2 जा 30, 30 और 7 37, तो 375 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हुआ है। हमको बताना है अंकित ने कितने पैसे दिए टेबल और चेयर के लिए, यानी टोटल उसकी कमाई कितनी होगी शॉपकीपर की। देखिए 2500 रुपये की तो वो खरीद के ही लेके आया था, 375 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 7 8 2, तो 2875 रुपीज़ क्या है, अंकित ने पे किए हैं शॉपकीपर को। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 41 में बोला गया है एक एग्जामिनेशन हुई है जिसमें दिव्या 340 मार्क्स स्कोर करती है आउट ऑफ 400 मार्क्स। परसेंटेज निकालिए उसके मार्क्स के। तो दिव्या ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 340 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 400। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 20 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगी। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, बचेगा 2, 4 5 जा 20। तो दिव्या ने 85% मार्क्स स्कोर किए हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10 इज। हमको वो नंबर निकालना है जिसका 20% 10 के इक्वल हो। मैंने मान लिया वो नंबर x है। अगर मैं x का 20% निकालूं तो वो 10 के इक्वल आना चाहिए।
20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100। परसेंटेज जब हटता है तो डिवाइड में 100 आ जाता है, इज इक्वल टू 10। 20 1 जा 20, 25 जा 100 हो जाएगा। x इक्वल होगा, यहाँ पर 5 क्या है, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। x की वैल्यू आ जाएगी 10 5 जा 50। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इफ 46% ऑफ ए नंबर इज 115 देन व्हाट इज द 150% ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का 46% 115 के इक्वल है। मैंने मान लिया वो नंबर क्या है, x है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 46% की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा। परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x इक्वल 115। x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 1 0। 23 1 जा 23, 23 5 जा 115। x की वैल्यू आ जाएगी 50, यहाँ डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ। 50 5 जा 250, तो x की वैल्यू आ गई जी 250। लेकिन हमको ये नहीं निकालनी, हमको 150% निकालना है ऑफ द नंबर। इस नंबर का 150%, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 150% से। परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, 10 से यहाँ 10 कैंसिल आउट, 10 से 10। तो 25 की हमको 15 से मल्टीप्लाई करनी रहेगी। 15 5 जा 75 का 5, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 7 37। तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो 375 बनेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44। एक मेटेलिक रोड है जिसको हीट किया जाता है एक टेम्परेचर पे 120 डिग्री सेल्सियस। लेटर इट्स टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 34 डिग्री सेल्सियस। शुरू में जो टेम्परेचर था वो 120 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, यानी माइनस किया जाता है 34 डिग्री सेल्सियस तक। देन इट्स टेम्परेचर वाज रेज्ड यानी बढ़ाना, यानी प्लस करना 45 डिग्री सेल्सियस तक। अब फाइनली हमसे पूछा है प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है। प्रेजेंट टेम्परेचर बताना है हमको रोड का, तो ये प्लस माइनस रह गई बस। 120 में से हम देखते हैं 34 माइनस करके क्या आएगा। यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6, 11 में से 3 जाएगा 8, देन 45 इसमें ऐड करना है, 6 और 5 11 का 1, 1 कैरी, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो 131 डिग्री सेल्सियस अभी क्या है, प्रेजेंट में टेम्परेचर है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक वेसल को हीट किया जाता है एक टेम्परेचर पे 62 डिग्री सेल्सियस तक। द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में हमको टेम्परेचर दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जो जो वैल्यू दी गई है वहाँ पुट कर दीजिए। डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ सेम रहेगा, 9/5 की मल्टीप्लाई करनी है हमको डिग्री सेल्सियस है 62 डिग्री प्लस 32। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 1 55। डिवाइड करेंगे इसको 5 से, देन ऐड करना है 32। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचेगा 3, डेसिमल लग के 5 6 जा 30 हो जाएगा, प्लस 32 डिग्री। ये इक्वल होगा, देखते हैं 111.6 डिग्री में हमको 32 डिग्री ऐड करना है। यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगा लूँगा, 0.6 हो जाएगा। यहाँ 1 और 2 3, 3 और 1 4 एंड 1, 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अपना टेम्परेचर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। हाफ ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का हाफ। ये मैंने एक कंप्लीट सर्कल बनाया, अगर इसका मैं हाफ करूँगा तो इसको बोला जाता है सेमी सर्कल। तो ए का जो मैच होगा वो 3 के साथ होगा। ए का जो मैच है वो 3 के साथ होगा। यहाँ ए का मैच सेकंड के साथ रखा है, यहाँ 4 के साथ, ये गलत हो गई। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल में कोर्ड क्या होती है, ये मैंने सर्कल बनाया है, इसमें ये सारी जो लाइंस इसके अंदर बनेंगी 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए, इनको कोर्ड बोला जाता है। और लॉन्गेस्ट कोर्ड बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी यहाँ, इसको बोला जाता है कोर्ड। और इसका नाम हमने क्या रखा है, डायामीटर। ये डायामीटर होता है। इसका बोला इन्होंने हाफ कर दो, लॉन्गेस्ट कोर्ड का हाफ कर दो। अगर मैं डायामीटर का हाफ करूंगा तो सबको पता है कि रेडियस मिलेगी,
तो जो सेकंड है बी है उसका मिलान होना चाहिए रेडियस के साथ, तो बी 4 के साथ मैच होगा। यहाँ पर बी को फर्स्ट के साथ मैच कर रखा है, ये गलत है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड ए सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स, वो लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। जैसे ये वाली लाइन, इसने क्या किया, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो ये वाली लाइन क्या होती है, डायामीटर होती है। तो सी का जो मैच होगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ होगा। ऑल डायामीटर ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मैच करते हैं, जैसे एक डायामीटर ये है, एक डायामीटर ये है, एक ये है और एक ये है। काफ़ी सारे डायामीटर बन सकते हैं सर्कल के अंदर, लेकिन ये सारे कहाँ मीट करेंगे, ये सारे सेंटर पे मिलेंगे जाके। तो डी का मैच होगा सेकंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद क्वेश्चन 47 देखते हैं। एक फिगर दी हुई है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, हमको ओ पी की लेंथ बतानी है। अच्छा जी, ओ पी क्या है, रेडियस है, सबको दिख रही है साफ साफ फिगर में। ओ पी क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है। यहाँ पर जो ए बी है वो डायामीटर है सर्कल का, अगर मैं इसकी हाफ लेंथ कर दूंगा तो ओ पी की लेंथ निकल आएगी, 8 का हाफ होता है 4, तो ओ पी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर 1,18,000 एंड स्पेंड 7,000 रुपीज़ ऑन इट्स मेंटेनेंस। 1,18,000 रुपये की वो गाड़ी खरीदता है और उसके ऊपर 7,000 रुपये लगा देता है उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो ये उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो उसने खर्च किए हैं कार के ऊपर। ऐड कर देते हैं इनको, 8 7 15 1 कैरी, यहाँ आ जाएगा 2 1, यानी 1,25,000 रुपये उसने कॉस्ट है उसकी, उसने पैसे लगाए हैं इतने। उसने फिर बाद में उस कार को सोल्ड कर दिया, बेच दिया 1,40,000 रुपये में। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रॉफिट ही निकालते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, ये तो है जी इसका एसपी, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। 1,40,000 में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपीज़ का उसने टोटल प्रॉफिट कमाया है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऊपर रहता है और ये हमेशा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। प्रॉफिट है 15,000 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है 1,25,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। 30 से यहाँ 30 कैंसल आउट हो जाएंगी। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ नीचे सब कैंसल आउट हो गया है, ऊपर बचा है 3 × 4 यानी 12 और यहाँ परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हुआ है 12% का। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 49 में बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ ए राइट एंगल विल बी। इन क्वेश्चंस को पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप निकालिए 1/10 ऑफ ए राइट एंगल। 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 9 डिग्री। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका अब हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे। 90 डिग्री में से 9 माइनस होगा तो 81 डिग्री क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। फिर आगे सप्लीमेंट्री निकालिए अब इस एंगल का, अब इस एंगल का सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। 180 में से 81 माइनस होगा तो फाइनल आंसर बनेगा 99 डिग्री। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 50, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ ए राइट एंगल इज। इस क्वेश्चन को भी पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। हाफ ऑफ ए राइट एंगल यानी 45 डिग्री, 3 टाइम्स, अब इसका 3 टाइम्स करना है यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 3 जा 135 होगा। इसका सप्लीमेंट्री निकालना है अब हमको। सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे। फाइनल आंसर बनेगा जी 45 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्ट 45 नहीं लिखा हुआ, हमको समझना पड़ेगा 45 क्या है, एक्यूट एंगल है जी, सही है। ऑब्ट्यूज नहीं है, राइट नहीं है। हाफ ऑफ ए राइट एंगल, हाफ ऑफ ए राइट एंगल यानी 90 डिग्री का हाफ है, बिल्कुल है 45 डिग्री। तो ए और डी सही है, वो ओनली ए एंड डी यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है, वैल्यू निकालनी है एक्स की। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये 32 है तो ये वाला एंगल भी कंफर्म 32 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के अनुसार, वर्टिकल अपोजिट एंगल के अनुसार। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे यहाँ पर 3 एंगल बन गए, एक तो 50 का और ये x है जो हमको निकालना है और ये 32। अब स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनेगा वो तो 180 डिग्री का बनेगा, यानी अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करूँ तो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। 50 और 32 को आप ऐड करोगे तो 82 डिग्री बनेगा। इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 180 डिग्री के साथ। x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 180 डिग्री प्लस 82 साइड में जाएगा तो 82 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 में से। फाइनल आंसर निकल के आएगा 98 डिग्री। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है सम कीजिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 9 आएंगे जी इसमें सभी, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का होगा 100। इनको हमको सम करना है, इनका ऐड करना है। 9 हो गया यहाँ पे, यहाँ 9, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 9 और 1 10। तो ये फाइनल आंसर बनेगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 53 में बोला गया है डिफरेंस निकालिए बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 5, 3 एंड 1। इन डिजिट्स का यूज करते हुए हमको 5 डिजिट के 2 नंबर बनाने, एक तो सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा, और फिर उनमें डिफरेंस निकालना है, यानी उनको माइनस करके देखना है। सबसे बड़ा नंबर निकालते हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट निकालेंगे। लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़े नंबर से शुरू होगा, यानी 5 से, फिर वो घटता जाएगा 5, 3, 2, 1 एंड 0। तो ये लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट को आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो फिर वो नंबर 5 डिजिट का नहीं रहेगा, वो 4 डिजिट का ही रह जाएगा। तो इसको आप 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 0 लगा सकते हैं, फिर 2, 3 एंड फिर लास्ट में 5। तो इस तरीके से आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जाके खत्म नहीं होता, हमको इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यहाँ माइनस करके देखिए, 0 में से 5 तो नहीं है, ये 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ 2 बच गया। 5 में से 1 माइनस होगा तो 4। तो 42975 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 में बोला गया है फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं? 3 से डिविजिबल होने के लिए नंबर्स की जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ नंबर की डिजिट का सम करके देखते हैं। 5, 1, 6, 6 एंड 8 14, 14 एंड 9 23, 23 एंड 3 26, 26 एंड 2 28। 28 3 की टेबल में नहीं आता तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड देखते हैं। 1 एंड 1 2, 2 एंड 7 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 4 16, 16 एंड 2 18। 18 3 की टेबल में आता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में चेक नहीं करूंगा, हमको अपना आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड मास रूल के हिसाब से सोल्व होगा। 144 को डिवाइड करना है 9 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर प्लस करना है 6, देन माइनस करना है 4। तो सबसे पहले डिवाइड ही सोल्व होता है तो डिवाइड करेंगे 144 को 9 से। 9 1 जा 9, यहाँ बचेगा 5, 9 6 जा 54, देन मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, प्लस 6 माइनस 4, फिर मल्टीप्लाई होगी 16 2 जा 32, 32 प्लस 6 माइनस 4, 32 एंड 6 38, 38 में से 4 माइनस होगा तो फाइनली 34 बचेगा। तो ऑप्शन 3 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 में बोला गया है जयेश और मोहन नाम के 2 लड़के हैं, वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जयेश पैसे लगाता है 28,000 रुपये और जो मोहन है वो पैसे लगाता है 35,000 रुपये। अच्छा जी, आप जिस रेशियो में पैसे लगाओगे उतने ही रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं इनका। 000 से 000 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये रेशियो आया। बाद में कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव्ड 6250 एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट। मोहन को 6250 रुपये प्रॉफिट के मिले, तो हमको बताना है टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ। यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि 5 की वैल्यू 6250 आई है, तो 6250 को ऊपर रखिए,
ये वैल्यू कितनी की है, 5 की वैल्यू है। टोटल प्रॉफिट हमसे पूछा है, टोटल प्रॉफिट देखिए 4 रुपीज़ तो जयेश को मिलेंगे और 5 रुपीज़ मोहन को, तो टोटल प्रॉफिट 5 + 4 9 रुपीज़ का हुआ है, तो 9 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करते हैं इसको, 5 1 5, 5 1 5, बचेगा यहाँ 1, 5 2 10, बचेगा 2, 5 5 25 एंड 1 0। 1250 की 9 में मल्टीप्लाई करनी बाकी है, 9 की 0 में होगी 0, 9 5 45 का 5, 4 कैरी, 9 2 18, 18 और 4 22 का 2, 2 कैरी, 9 1 9 और 2 11। तो टोटल प्रॉफिट 11,250 रुपये का हुआ। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57 क्वेश्चन में बोला गया है 20 kg मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स, देयर इज 4 kg ब्लैक पल्स। येलो पल्स है और हमारे पास ब्लैक पल्स है, यानी दाल है एक येलो कलर की और एक ब्लैक कलर की। इन्होंने बोला है कि 4 kg क्या है, ब्लैक पल्स है और टोटल कितनी है, 20 kg है। तो सिंपल सी बात है, येलो पल्स कितनी होगी, 16 kg होगी, 16 + 4 20 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स इन द मिक्सचर, ब्लैक पल्स और येलो पल्स का हमको रेशियो निकालना है। यहाँ पर ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने ब्लैक पल्स पूछा है और फिर येलो पल्स पूछा है, तो पहले ब्लैक का लिखेंगे 4 kg, देन येलो का लिखेंगे। इनमें अब रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, 4 1 4, 4 4 16, तो 1:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 में बोला है जोसेफ है जो वो 2500 रुपये बोरो करता है सिंपल इंटरेस्ट पे और जो रेट है वो है 6% पर एनम 4 साल के लिए। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद उसे कितने पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल है जी 25,000 रुपीज़, जो रेट है वो 6% का है और जो टाइम है वो 4 ईयर्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। 25,000 × 6 × 4 डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसल आउट हो जाएंगी। 25 4 100 होता है, 100 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ज़ीरो बाकी थी, तो ये एक ज़ीरो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट उसने 6,000 रुपये पे किया, लेकिन हमको तो टोटल बताना है कि 4 साल के बाद वो कितने पैसे देगा। तो 25,000 रुपये तो उसको प्रिंसिपल देना है, 6,000 रुपये वो ब्याज के देगा। तो टोटल अमाउंट कितने का हो जाएगा, 25,000 + 6,000 रुपये। 25,000 में 6,000 रुपये जब ऐड होंगे तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा 31,000 रुपये। तो जोसेफ को कितने पैसे देने, 31,000 रुपये देने हैं। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ सम यानी प्रिंसिपल 1,800 रुपये है, बिकम यानी अमाउंट हो जाता है, 2,610 रुपये। और कैसे, सिंपल इंटरेस्ट पे एट द रेट ऑफ 9%। रेट दिया हुआ है 9%। हमको हाउ मैनी ईयर्स यानी टाइम निकालना है जी। फॉर्मूला है, सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट दिया है तो इससे मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। 2,610 रुपये में से आप 1,800 माइनस कर देंगे तो 810 रुपये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT/100 के। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखता हूँ 810 रुपये, प्रिंसिपल है 1,800 रुपये, रेट है 9%, टाइम हमको निकालना है, डिवाइड करेंगे 100 से। 20 से यहाँ 20 कैंसल आउट हो जाएंगी। 9 1 9, 9 9 81 एंड 1 0। 18 1 18, 18 5 90। तो सब कुछ कैंसल आउट हो गया है। T इक्वल आया है 5 के। T इक्वल आया 5 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीटर निकालना इस फिगर का। यहाँ पर ध्यान दें तो 4 चीज़ें हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं एक का पैरामीटर निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कंप्लीट फिगर का क्या निकला है, पैरामीटर निकल आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ऐड करना। 4 + 2 6, 6 2 8, 8 एंड 4 12। तो इस फिगर का आया है 12। यहाँ पर टोटल ऐसी 4 फिगर्स हैं, तो 12 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आएगा। 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन 61 देखिए।
पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है जिसके चारों तरफ पिंकी क्या है, रन कर रही है, भाग रही है। इसकी जो साइड है वो 50 मीटर है और वो 6 राउंड लेती है। तो सबसे पहले हम पिंकी का निकालते हैं, उसने कितनी रनिंग की। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका पैरामीटर निकालूंगा। स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है साइड इंटू 4। तो 50 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 200 मीटर क्या है, इसका पैरामीटर है स्क्वायर का। लेकिन पिंकी एक बार तो भागी नहीं, वो 6 राउंड लेके आई है स्क्वायर के। तो 200 मीटर की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 200 इंटू 6 यानी 1200 मीटर। पिंकी ने टोटल रनिंग की है 1200 मीटर की। उसके बाद श्रुति आ गई, वो रन करती है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड श्रुति दौड़ती है जिसकी लेंथ है 160 मीटर और ब्रेथ है 120 मीटर। वो लेकिन सिर्फ 2 ही राउंड लगाती है। हमको बताना है किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना। तो श्रुति का निकालते हैं पहले। यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हुई है तो इसका पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, 160 में 120 ऐड करेंगे तो 280 आएगा। 280 की देन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 560 मीटर इसका क्या आया है, पैरामीटर आया है। श्रुति ने टोटल 2 राउंड्स लगाए हैं तो 560 मीटर इंटू 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड 1 11। तो 1120 मीटर श्रुति ने रनिंग की है। हमसे पूछा किसने ज़्यादा की, तो पिंकी ने ज़्यादा की क्योंकि 1200 ज़्यादा है 1120 से। और कितनी ज़्यादा की, 1200 में से 1120 आप माइनस करेंगे तो 80 मीटर पिंकी ज़्यादा रनिंग करके आई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, पिंकी 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज बताया गया है इन नंबर्स का 12, 15, 19, के एंड के प्लस 5 का। इनका जो एवरेज है वो है 13। हमको पता है एवरेज कैसे निकलता है, नंबर्स को ऐड कीजिए, इन सभी नंबर्स को ऐड कीजिए और ये नंबर्स कितने हैं, 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। फिर इनको ऐड करने के बाद परफॉर्म करते हैं इस क्वेश्चन को और के की वैल्यू हमको निकालनी है। 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 19 27 प्लस 19, 7 9 16 का 6 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 46 हो गया जी यहाँ तक। 46 प्लस के 2k प्लस 5 रह गया यहाँ पे, डिवाइड बाय 5। इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमने एवरेज निकाला है और एवरेज हमको दिया हुआ है 13, यहाँ पे 13 हमको दिया हुआ है तो इसको इक्वल कर देंगे 13 के। 46 प्लस 5 करेंगे 51, 51 प्लस 2k इक्वल हो जाएगा। ये 5 यहाँ डिवाइड में है, इसको मैं यहाँ राइट साइड में भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 13 5 जा 65 हो जाएगा। 2k इक्वल 65, 51 राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 51। 2k इक्वल होगा 65 में से 51 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, k की वैल्यू आई है फाइनली 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेटिंग 48 kg, 50 kg, 53, 55 एंड 49 kg इज। यहाँ पर हमको एवरेज निकालना है किन नंबर्स का, 48 का, 50 का, 53 का, 55 का एंड 49 का। इनका सबसे पहले हम सम करेंगे। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 15 16, 16 प्लस 9 25 का 5 2 कैरी, 2 and 4 6, 6 and 5 11, 11 and 5 16, 16 and 5 21, 21 and 5 25। तो इनका टोटल आया है 225। इनको हमको डिवाइड करना होता है, ये नंबर्स टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो एवरेज वेट आएगा जी इनका 51 kg। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमको इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट लाइन्स यानी अलग अलग लाइन, कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। क्या 2 अलग अलग लाइन 2 से ज़्यादा पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मीट करेगी तो ये क्या आगे भी कभी मीट करेंगी, ये आगे अब कभी मीट नहीं करने वाली।
सिर्फ जो दो लाइंस होती हैं वो एक बार ही मीट करती हैं, उसके बाद ये अलग अलग चली जाती हैं अपनी अपनी डायरेक्शंस में। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है मोर देन 2 लाइंस, दो से ज़्यादा लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। हाँ जी, जैसे यहाँ पे है एक लाइन ये है, एक लाइन ये होगी, सेकेंड एंड थर्ड लाइन ये होगी, ये सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से तो पास आउट हो रही हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई। उस हिसाब से अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो गलत है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाला सही है। केवल सेकंड स्टेटमेंट ही अपनी क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65 में बोला गया है अगर x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 120 है तो फाइंड कीजिए इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है, 16 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 5 प्लस 1 को यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। x की वैल्यू 30 है, 30 को डिवाइड करना y से, y की वैल्यू है 120 प्लस 5 एंड प्लस 1, 31 जा 30, 34 जा 120, तो 16 इंटू यहाँ 1 हुआ 1/4 प्लस 5 प्लस 1। अच्छा जी, ये इक्वल देखते हैं किसके आएगा, 16 इंटू 1/4 में 5 को ऐड करना है, 1/4 में 5 को ऐड करना है। इसको सिंपली हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस 1/4 या 1/4 प्लस 5, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/4 हो गया ये, तो ये आ गया जी 21/4 प्लस 1 करना है हमको। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 21 4 जा 84 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे इसमें 85 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बना जी इसका 85। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 66 में बोला गया है डेसिमल फॉर्म बताइए 5/8 की। 5/8 की डेसिमल फॉर्म हमको निकालनी है, तो सिंपली डिवाइड करके देखते हैं। 5 अंदर जाएगा, 8 बाहर आएगा, 5 छोटा हो गया 8 से तो डेसिमल लगेगा, यहाँ हो जाएगा 50। 8 6 जा 48 होगा, बचेगा यहाँ 2, अगेन 0 लग जाएगी। 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस होगा तो 4 होगा, अगेन 0, 8 5 जा 40। तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म आई वो आई 0.625। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 67 में बोला गया है सम कीजिए प्राइम नंबर्स का 21 से जो लेस हैं। सबसे पहले वो सारे प्राइम नंबर्स लिखते हैं जो 21 से लेस हैं। 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 21 से छोटे हैं। अब इनको हमको सम करना है, इनका एडिशन करनी है। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28, 28 and 13 41, 41 and 17 58, 58 and 19, 58 and 19, 8 + 9 17 का 7, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 और 1 7, तो टोटल आएगा इसका 77। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 68 में बोला गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, कंपोजिट नंबर हमेशा इवन होते हैं, ये तो फॉल्स है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है लेकिन ये ओड है, तो इस तरीके से क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो हमसे करेक्ट नहीं है वही पूछा है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। उसके बाद प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ओड, प्राइम नंबर्स हमेशा ओड होते हैं, ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो 2 है वो प्राइम नंबर है और ये क्या है, इवन है, तो ये वाला भी क्या है, रॉन्ग है। हमको रॉन्ग ही वाले बताने हैं, तो बी ऑप्शन भी होगा। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा प्राइम होगा, ये फॉल्स है। 2 + 3 करूँगा मैं तो 5 आ गया, ये तो प्राइम हो गया, लेकिन जब मैं 2 + 7 करूँगा तो 9 हुआ, ये क्या है, कंपोजिट है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज ही प्राइम होगा, कई बार क्या होगा, कंपोजिट भी आ जाएगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी नॉट करेक्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट, 2 कंपोजिट नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा कंपोजिट होगा। जैसे 4 × 6 है, इनका जब प्रोडक्ट किया तो 24 आया, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो ये वाली बात क्या है, सही है, ये वाली बात क्या है, सही है। तो ये वाला हम ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि हमको तो नोट करेक्ट वाले बताने थे, तो ए बी और सी क्या है, नोट करेक्ट है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन 69 में बोला गया है एक पार्टी है जो कि 30 बच्चों को दी जाती है, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी जाती हैं। पिज़्ज़ा खरीदा जाता है 450 रुपये का, बर्गर्स खरीदे जाते हैं 300 रुपये के, और जो कोल्ड ड्रिंक है वो खरीदी जाती है 270 रुपीज़ की। तो टोटल खर्चा देखते हैं कितने का हुआ। 0 आ जाएगा यहाँ पे, 5 + 7 12, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 and 3 8, 8 and 2 10। तो 1020 रुपीज़ का क्या हुआ है, टोटल खर्चा हुआ है उनका। ये जो पैसा है ये उनको शेयर कर दिया, 30 बच्चों को जो पार्टी मिली थी उनको शेयर कर दिया कि भाई इस पैसे को बांट लो तुम आपस में, जो तुम्हारा हर बच्चे के साथ पैसा बनता है। तो वो हम कैसे निकाल लें कि हर बच्चे को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 1020 को 30 से डिवाइड कर लूँगा तो पता लग जाएगा कि हर बच्चे के साथ कितने का खर्चा हुआ है। 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो टोटल 34 रुपीज़ लगे हैं हर बच्चे के साथ। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509 एंड 2165 टू गेट 4009। 3509 और 2165 के सम में से क्या माइनस करें कि 4009 आए। सबसे पहले इनका एडिशन करके देखते हैं, बाद की बात बाद में देखेंगे। 9 + 5 14 का 4, 1 कैरी, 6 + 1 7, 5 + 1 6, 3 and 5, 3 and 2 5। अच्छा जी, अब इसमें से हमको कोई नंबर माइनस करना है, लेट वो x है, माइनस करके आना चाहिए 4009। अब x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। x को मैं राइट साइड भेजूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 4009 लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी x की, माइनस करके देखते हैं। यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ 6 बच जाएगा, और यहाँ भी 6 आएगा, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1। तो 1665 हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 4009 आएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन नंबर्स ऑफ द नंबर 199। 199 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, जिसको मैं तोड़ सकता हूँ 100 + 90 + 9 में। अब इनको देखिए कैसे लिखा जाएगा। 100 को मैं लिख सकता हूँ C के द्वारा, 90 को लिख सकते हैं XC, और 9 को लिखा जाता है IX। तो 199 की जो रोमन रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी ये। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है ये, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 72 में इस रोमन न्यूमरल को हमको सोल्व करना है। XXI - XV - VI + MCL XXIII। यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। XXI ये हो गया 21, 21 माइनस XV यानी 15। 21 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा 6। 6 को मैं लिख सकता हूँ VI। VI में से VI माइनस करेंगे, देन ऐड करेंगे MCL XXIII। अच्छा जी, VI में से VI माइनस होगा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, बचा क्या MCL XXIII। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ये, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 73 क्वेश्चन। हरीश एक कार ड्राइव करता है एक स्पीड पे 45 km/h की स्पीड से। स्पीड है जी 45 km/h। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू ड्राइव 12 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 45 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर यानी 60 मिनट। हमको जाना कितना है, 12 किलोमीटर जाना है, तो हमको बताना कितनी मिनट लगेंगी। 12 किलोमीटर जाना है, कितनी मिनट लगेंगी। यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। 1 किलोमीटर जाने में उसको लगेंगी 60/45 मिनट। 12 किलोमीटर जाने में उसको लगेंगी 60/45 × 12 मिनट। सोल्व करते हैं इसको। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। नीचे का सब कैंसिल आउट, ऊपर बचा है 4 × 4 यानी 16। तो 16 मिनट लगेंगी उसको टोटल। तो 16 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, रमन एक डिस्टेंस कवर करता है 24 किलोमीटर का 40 मिनट्स में। 24 किलोमीटर जाता है वो 40 मिनट्स में। मिनट्स को यहाँ पे मैं आवर्स में चेंज करूँगा तो 40/60 आवर्स हो जाएगा, यानी 2/3 आवर्स में वो 24 किलोमीटर जाता है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड कितनी होगी।
2/3 आवर्स में वो 24 किलोमीटर जाता है, तो 1 आवर में वो कितना जाएगा ये हमको निकालना है। सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 24 को 2/3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में ये बाद वाली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 3 जा 36। तो 1 आवर में वो 36 किलोमीटर जाएगा, यानी उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। अब हमसे पूछा क्या गया है, अगर स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, यानी 36 से उसकी स्पीड हमने कितनी कर दी, 40 कर दी, 4 बढ़ा दी, 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उतना ही डिस्टेंस जाने में अब उसको कितना टाइम लगेगा। पहले वो कितना डिस्टेंस जा रहा था, 24, अब भी वो 24 ही जाएगा, लेकिन स्पीड चेंज कर दी हमने, 40 किलोमीटर पर आवर कर दी है, तो हमको टाइम बताना है। तो 24 यानी डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड के साथ, तो अपना टाइम निकल आएगा। 24 को मैं डिवाइड कर दूंगा 40 के साथ, लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स दिए गए हैं वो मिनट में दिए गए हैं, तो मिनट में आंसर लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी। यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बचाए 12 × 3 यानी 36। ये आंसर आया अपना मिनट्स में, तो उसको 36 मिनट्स लगेंगी टोटल अब वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, अमृता एक मार्केट जाती है स्टेशनरी आइटम परचेज करने के लिए अपने बेटे के लिए। वो 500 रुपये लेके जाती है और पे करती है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे 135.50 रुपीज़ वो पे करती है नोटबुक के लिए, और 30.50 रुपीज़ वो पे करती है पेन्स के लिए। एक बात ध्यान रखनी है, आपकी डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तभी एडिशन अच्छे से परफॉर्म होगी। 3.75 रुपीज़ वो स्पेंड करती है इरेज़र पे, 3.75 रुपीज़ इरेज़र पे लगाती है वो, और 48 रुपीज़ लगाती है बॉक्स ऑफ कलर्स के लिए। यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया हो तो डेसिमल से हम पहले ही लिखेंगे, अगर आप बाद में डेसिमल लगाना चाहते हैं तो डेसिमल 00 लगा सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कलर्स के लिए उसने स्पेंड किए हैं। एंड 142 रुपीज़, यहाँ भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है, हम डेसिमल से पहले ही लिखेंगे इस नंबर को, बाद में आप लगाना चाहो तो डेसिमल 00 लिख सकते हैं। ये उसने जियोमेट्री बॉक्स के लिए पे किए हैं, बस इतना ही खर्चा किया है उसने। इनको टोटल करते हैं, देखते हैं उसका जो टोटल स्पेंड है वो कितने का हुआ। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 and 5 10, 10 and 7 17 का 7, 1 कैरी चली जाएगी, 5 and 1 6, 6 and 3 9, 9 and 8 17, 17 and 2 19, 19 का 9, 1 कैरी, 3 and 1 4, 4 and 3 7, 7 and 4 11, 11 and 4 15 का 5, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 and 1 3, तो 359.75 रुपीज़ वो टोटल खर्चा करके आई है। हमको बताना है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर, तो उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं। वो घर से कितने पैसे लेके चली थी, 500 रुपये लेके चली थी, इतने पैसे वो खर्च आई, तो बचे कितने, 500 रुपये में से ये अमाउंट मैं माइनस कर दूंगा। यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ, मैं डेसिमल लगा लेता हूँ, 0.00 कर दूंगा बाद में। इसमें से माइनस करना है 359.75, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी 9, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ 4 बचा है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 140.25 रुपीज़ उसके पास अब क्या है, बचे हुए हैं। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ये लगभग क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ऑप्शन 3 आ रहे हैं। ये अपना मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, रीजनिंग का पोर्शन अब हम सोल्व करेंगे। रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है 2 फिगर्स हैं वो रिलेट करती हैं आपस में, जैसे ए जो फिगर है वो बी से रिलेट करती है, हमको सी फिगर को डी से रिलेट कराना है, सेम उसी तरीके से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 सेक्शंस फिल हुए हैं सर्कल के, इनको हमने रोटेट कर दिया। किस तरीके से कि एक सेक्शन छोड़ के दूसरा सेक्शन यहाँ पे ले आए, इस सेक्शन को एक छोड़ के दूसरे में ले आए, यहाँ पे ले आए, तो इसको भी इसी तरीके से रोटेट करेंगे। ये वाला जो सेक्शन है एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला सेक्शन फिल होना चाहिए ऑप्शंस में। यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ। उसके बाद जो ये वाला सेक्शन है
ये एक छोड़ के इस वाले में फिल होगा, यहाँ इस वाले में। तो ये वाला जो है यहाँ नहीं दिया हुआ, ऑप्शन 3 में इस तरीके से ये मिल गया हमको, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऑप्शन में से कौन सी शेप इस फिगर में आई है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, क्या आपको इस फिगर में कहीं भी ट्रायंगल बना हुआ लग रहा है? ट्रायंगल नहीं है जी इस फिगर में, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखिए, क्या ये फिगर आपको दिख रही है कहीं पे? हाँ जी, मेरे को तो दिख गई, यहाँ पे ये शेप बनी हुई है, ये रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है। उसके बाद 78 क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, इनकी हेल्प ले सकते हैं हम। देखिए 3 and 4 and 6 ये किस तरीके से आए होंगे? 3 into 4 12, 3 4 जा 12 एंड देन उसका हाफ किया हुआ है यहाँ पे 6। उसी तरीके से 6 5 जा 30, 30 का हाफ किया हुआ है 15। तो यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 का हाफ 7। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 7 होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर BDA रेशियो 7 है। B की पोजीशन होती है 2, D की पोजीशन होती है 4 एंड A की पोजीशन होती है 1। अगर मैं इनको ऐड करूंगा 2 + 4 6, 6 + 1 7, तो ये 7 के इक्वल आ रहा है। तो सेम तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, C की पोजीशन 3 होती है, A की 1 होती है, B की 2 होती है। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ओड वन आउट निकालना है हमको। समर, विंटर, स्प्रिंग ये सारे क्या है? मौसम्स के नेम है, लेकिन यहाँ पे जो सीजन है वो किसी मौसम का नाम नहीं होता, तो यही क्या है? ओड है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी ओड वन आउट हमको निकालना है। 121, 99, 143 ये जो सारे नंबर्स हैं ये ऐसे हैं जो 11 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे, लेकिन जो 135 है ये ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी हो रहे हैं। ओड निकालना था तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 82 में भी यही करना है, ओड वन आउट निकालना है। देखिए BEIK, CEGI, ACEG, BDFH पोजीशन लिखे इन सभी की। B की पोजीशन 2 होती है, E की 5, I की 9, K की 11, C की 3, E की 5, G की 7, I की 9, A की 1, C की 3, E की 5 होती है, G की 7 होती है, B की 2, D की 4, F की 6, H की 8। अब यहाँ गैप चेक करिए, यहाँ 3 का गैप हो गया, यहाँ 4 का गैप हो गया, यहाँ फिर 2 का गैप हो गया। तो ये कोई अच्छा सा पैटर्न नहीं बना रहा। बाकियों में देखते हैं, 3 और 2 में 2 का गैप, 5 और 7 में 2 का गैप, 7 और 9 में भी 2 का गैप। तो यहाँ पैटर्न बन रहा है। सेम यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप और यहाँ भी 2 का, यहाँ भी पैटर्न बन रहा है और यहाँ भी सेम 2 का गैप आ रहा है। तो इन सब में 2 का गैप है सिवाय इसके, तो यही क्या है? ओड वन आउट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 83 में भी यही करना है हमको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर के टोटल 4 सेक्शंस हैं, सर्कल के 4 सेक्शंस हैं एंड यहाँ पर जो ये शेप्स है इसके भी 4 सेक्शन है और यहाँ भी 4 सेक्शन बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। बाकी देखते हैं, यहाँ पर जो सेक्शंस हैं वो इक्वल हैं, ये वाला सेक्शन ये सारे बराबर हैं, सर्कल में भी ये बराबर है, यहाँ भी ये सेक्शंस क्या हैं? इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ पर सेक्शंस क्या हो गई? डिफरेंट साइज के हो गए, इनका जो एरिया है वो अलग अलग है। तो यही क्या है? ओड वन आउट है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 84 में पूछा गया है कि जिस तरीके से क्लॉक टाइम से रिलेटेड है, थर्मामीटर किससे रिलेट होगा? क्लॉक में हम टाइम देख सकते हैं, थर्मामीटर में हम क्या देख पाएंगे? टेम्परेचर देख पाएंगे। 85 क्वेश्चन में C/3, L रेशियो यहाँ क्या आएगा? C की प्लेस वैल्यू होती है 3, L की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो यहाँ पर L की पोजीशन पूछी गई थी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एनालॉजी है, लोएन रहता है डेन में, हॉर्स कहाँ रहेगा? स्टेबल में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिए, बोला गया है कि ये वाली शेप इसके रेशियो में है, तो इसकी बताइए। यहाँ पर 2 शेप्स थी, सर्कल एंड ट्रायंगल। हमने क्या किया? सर्कल्स को तो बाहर ले आए और ट्रायंगल को अंदर कर दिया। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये शेप कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर मैं जो ये अंदर वाला स्क्वायर है इसको मैं बाहर ले आऊँगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड जो ये लाइन्स है ये ऐसे की ऐसी रहेंगी। उसके बाद जो ये वाला स्क्वायर था
जो थोड़ा रोटेट हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे, ये अंदर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की फिगर होनी चाहिए ऑप्शन में, और ये हमको दी हुई है ऑप्शन 4 में दी हुई है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं 88 क्वेश्चन में। हमको क्या करना है, टॉप टू बॉटम जाना है, यानी हैंड, फेस, हील, नी, नेक को अरेंज करना है टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, फेस आता है, तो बी से स्टार्ट होगा, उसके बाद नेक, गर्दन आती है, फिर ई आएगा, उसके बाद हैंड, हाथ आते हैं, ए, उसके बाद नी, घुटना आता है, डी, एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट में हील आती है, तो सी। तो बी ई ए डी सी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। उसके बाद हमसे 89 क्वेश्चन में मिरर इमेज पूछी है इस फिगर की। इस फिगर की जब आप मिरर इमेज बनाने जाओगे तो कुछ इस तरीके की मिरर इमेज फॉर्म होगी। ये चेक करनी है कौन से ऑप्शन में दी हुई है। ये हमको ऑप्शन सी में दी हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सी। क्वेश्चन 90 देखिए, मिसिंग टर्म बतानी है यहाँ पे, HFD, NLJ, TRP, एंड यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, H की प्लेस वैल्यू 8, F की 6 होती है, D की 4 होती है। तो आप एक पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, 2 घटता जा रहा है। यहाँ देखते हैं N की वैल्यू 14, L की 12, J की 10, यहाँ भी 2 घटता जा रहा है। T की वैल्यू 20, R की वैल्यू 18 एंड P की वैल्यू 16, यहाँ भी 2 का गैप है। अब ध्यान देना है कि यहाँ हम किससे स्टार्ट करें। तो देखिए H, N और T को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 8 और 14 में कितने का गैप है, 6 का गैप है, +6 हुआ है। 14 एंड 20 में कितने का गैप है, 6 का, +6 हुआ है। तो यहाँ भी 20 में 6 ऐड होगा, 26 आएगा, 26 देन 24, क्योंकि 2 हमको माइनस करना है यहाँ की तरह ही, फिर 22 आएगा। तो 26 पे होता है जी Z, 24 पे होता है X, 22 पे होता है V। तो ZXV आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद 91 क्वेश्चन में मिसिंग टर्म निकालनी है हमको, 0, 3 एंड यहाँ बताना है क्या आएगा, 15 एंड देन 24। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प लूंगा, एक एक ऑप्शन को पुट करके देखूंगा और देखूंगा कौन सी सीक्वेंस अच्छी लग रही है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में 2 को यहाँ पुट करता हूँ तो ध्यान दीजिए 0 और 3 में 3 का गैप, देन 3 और 2 में क्या हुआ, -1 हो गया, 2 एंड 15 में +13 हो गया। तो ये कोई अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा, तो 2 यहाँ नहीं आने वाला, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उसके बाद 4 रख के देखते हैं, 0 और 3 में 3 का गैप, 3 एंड 4 में 1 का गैप, 4 एंड 15 में 11 का गैप, तो यहाँ भी कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना। नेक्स्ट देखते हैं 8 रख के देखते हैं, यहाँ पे 0 और 3 में 3 का गैप, 3 और 8 में 5 का गैप, 8 और 15 में 7 का गैप एंड 15 और 24 में 9 का गैप। तो 3, 5, 7, 9 ये सारे ओड नंबर्स हैं और 2 का गैप लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंफर्म है 8 ही आएगा, तभी एक अच्छा पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा, 8 आएगा जी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह। नेक्स्ट देखते हैं 92 क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 ये रेशियो इसका इस तरीके से हमने इसको रेंज कर दिया। ये वाली जो लाइन थी 1, 2, 3 की, उसको हम इस तरीके से लेंगे, 1, 2, 3 वर्टिकल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल में लेंगे। तो यहाँ भी इस फिगर का भी यही होगा, ए बी सी यहाँ वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, ए बी सी इस तरीके से लिखे जाएंगे। 4 यहाँ था, इसको अपर लेंगे, ऊपर लेंगे, तो डी जो था यहाँ पे है तो ये भी ऊपर जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। तो ए बी सी यहाँ नहीं है, ए बी सी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ, ऊपर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ई आया है तो ये भी गलत है। यहाँ ए बी सी ऊपर डी आया है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओड 1 आउट है, स्कूल, कॉलेज, होटल एंड यूनिवर्सिटी। इनको अगर आप पढ़े ध्यान से तो आपको पता लगेगा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी क्या है, एजुकेशन हब है, लेकिन होटल नहीं है। तो होटल ही क्या है, ओड 1 आउट है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं STAR को, स्टार को हमने किस तरीके से लिखा, ATRS, तो उसी तरीके से हमको PLAN को भी लिखना है। अब ध्यान दीजिए जो S स्टार्टिंग में था उसको बिल्कुल लास्ट में ले गए, तो यहाँ P जो सबसे स्टार्टिंग में इसको भी लास्ट में ले जाएंगे। T की पोजीशन को हमने नहीं छेड़ा तो L की पोजीशन को भी हम नहीं छेड़ेंगे, यहीं की यहीं रहेगा ये। A की पोजीशन बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गई तो यहाँ भी ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, बचा N तो N को यहाँ लिख देंगे। तो ALNP आंसर होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मिसिंग नंबर बताना है 2, 5, 10 क्वेश्चन मार्क एंड 26।
गैप ऑब्जर्व कीजिए इनके बीच में, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ बताना है। मेरे ख्याल से यहाँ 7 का गैप होगा एंड देन 9 का गैप होगा। ये पैटर्न काफ़ी चलता है, तो अगर मैं यहाँ 7 का गैप बनाता हूँ तो यहाँ 17 लिखा जाएगा। 17 और 26 के बीच में देखिए कितने का गैप होगा, 9 का ही गैप होगा, तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 17 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC, देन इन्होंने क्या किया, AB+C कर दिया, +C ऐड कर दिया इन्होंने यहाँ पे। उसके बाद ABB+C, अब इन्होंने B ऐड किया। अब हमको बताना है क्या होगा, आगे क्या आएगा। जब C भी ऐड हो गया, B भी ऐड हो गया, तो A भी ऐड होगा, पक्की बात है। तो अब यहाँ A ऐड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, AA, BB एंड CC। तो ये वाला ऑप्शन चेक कीजिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया, ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कौन सी फिगर आएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ब्लैक वाला पोर्शन था उसको तो इन्होंने वाइट कर दिया और जो वाइट वाला था उसको ब्लैक कर दिया। तो सेम यहाँ भी होगा, ये वाले जो ब्लैक पोर्शन है इनको वाइट किया जाएगा। यहाँ पे नहीं किया हुआ है, यहाँ जी यहाँ पे कर दिया, और जो वाइट थे उनको ब्लैक कर दिया। तो ऑप्शन सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद 98 क्वेश्चन में, क्रिकेट जिस तरीके से बैट से रिलेटेड है उसी तरह से हॉकी में क्या होगा। क्रिकेट में बैट यूज़ होता है तो हॉकी में स्टिक यूज़ होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 99 क्वेश्चन पे। अरेंज करना है जी इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटे से शुरू करेंगे, सबसे छोटा है यहाँ पे डे, दिन। उसके बाद आएगा जी वीक, तो ED, देन उसके बाद बनेगा मंथ, B, फिर ईयर आएगा 1 साल, और फिर सेंचुरी 100 साल, C। तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है। तो EDBAC थर्ड ऑप्शन में सही है ये सीक्वेंस। नेक्स्ट चलते हैं 100 क्वेश्चन। अरेंज करना है इनको डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ चेक करते हैं सभी क्या है, स्टार्ट हुए L से, तो L को तो हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद सेकंड लेटर पे चलते हैं। सेकंड लेटर देखिए, यहाँ E है, यहाँ I है, यहाँ E है, यहाँ I, यहाँ I। अब चेक करना E पहले आता है या I पहले आता है। E की पोजीशन होती है 5 एंड I की पोजीशन होती है 9, तो E पहले आएगा। तो लेटर और लेमन ये पहले आने चाहिए, यानी A और C पहले आएंगे। यहाँ पर C और D पहले लिखा हुआ है, गलत है, बाकियों में A और C पहले है। अब इनमें भी चेक करना है कि A पहले आएगा या C पहले आएगा। तो L सेम हो गया, E सेम हो गया। अब हम आ गए थर्ड लेटर पे, यहाँ T दिया हुआ है, यहाँ M दिया हुआ है। T की पोजीशन होती है 20, M की पोजीशन होती है 13, तो M पहले आया है। तो इस वजह से जो लेमन है वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, लेटर जो है वो सेकंड प्लेस पे आएगा। तो CA यहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ये गलत हो गया। उसके बाद 3 वर्ड्स रह गए। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, I ये सेम है, सेकंड लेटर सेम है, बचा थर्ड लेटर। यहाँ T दिया हुआ है, यहाँ M दिया हुआ है, यहाँ Z दिया हुआ है। अच्छा जी, T, M और Z में सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, Z आएगा, क्योंकि जो Z है वो लास्ट में आता है बिल्कुल अल्फ़ाबेट के। तो E की जो पोजीशन है वो बिल्कुल लास्ट होगी, यानी ये 5th प्लेस पे आएगा। तो इनमें देखिए जो ऑप्शन बच गए हैं, यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ E दिया हुआ है, तो B वाला तो रॉन्ग हो गया, सिर्फ E वाला ही सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। इंग्लिश के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है जी सैंक्शन। सैंक्शन की सही स्पेलिंग होती है SANCTION, और इसका मतलब होता है जी मंजूरी देना, किसी चीज़ के लिए परमिशन देना, मंजूरी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको अपोजिट मीनिंग बताना है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। फॉरगिवनेस यानी माफ़ करना, माफ़ी देना। इसका अपोजिट क्या होगा, अगर हम किसी को माफ़ी नहीं दे रहे यानी उससे बदला लेंगे, तो बदला देखना है हमको यहाँ पर क्या है। रिस्टोर का मतलब बदला नहीं होता, डिक्लाइन का नहीं होता, विड्रॉ का नहीं होता, रिवेंज का मतलब बदला लेना होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज़ डैश ऑनेस्ट ऑफिसर, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। यहाँ पर हमको आर्टिकल फिल करना है। अब ऑनेस्ट, यहाँ पर H साइलेंट होता है जी, O की आवाज़ आती है, O की। O क्या है, एक वोवल है, और वोवल के लिए N लगता है, तो यहाँ N फिल होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमको टेंस पहचानना है। अच्छा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है, तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। दूसरा, आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो कि इसमें जो वर्ब आई है वो है सेट्स। सेट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। जहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो हमेशा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये भरने हैं। द डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश गुड। क्वालिटी का प्लूरल नहीं होगा, तो क्वालिटीज तो गलत है, क्वालिटी आएगा। 3 ऑप्शन में क्वालिटी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट्स की। तो क्वालिटी क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ई सिंगुलर होता है, आर सिंगुलर नहीं होता, वर सिंगुलर नहीं होता। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 to 10 वो पैसेज बेस्ड है, यानी पैसेज दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको आंसर्स करने हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर ढूंढेंगे पैसेज में से। बोला गया है इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना सोल इज एज वार्म एज। कितने स्वेटर्स के बराबर है वो? 3 के, 6 के, 9 के या 11 के? पैसेज में देखते हैं। यहाँ पर अब हमको फर्स्ट लाइन में ही मिल गया वार्म एज 6 स्वेटर्स, तो 6 स्वेटर्स के इक्वल है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर बोला गया द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर। यहाँ पर ढूंढिए ये हेयर फर वाली लाइन, ये रही, सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकियों में विंटर, रेनी, स्प्रिंग ये दिए हैं, ये सारे गलत है। उसके बाद आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शाउल इज मेड। कितने घंटों की मेहनत से पश्मीना शाउल बनता है? तो ऑप्शन में यहाँ पर इस लाइन में दिया हुआ है ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। उसके बाद हमको ये पढ़ना है, अ कोट ऑफ वॉर्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इसमें हमको बताना है जो हेयर है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच अपने 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो उनमें से बताना है जो हेयर है वो क्या है। हेयर क्या है जी? नेम है किसी चीज़ का, नेम है किसी थिंग का। किसी भी थिंग के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो हेयर क्या है? एक नाउन है। ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपोजिट बताना है थिक का। थिक का मतलब होता है मोटा, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा पतला। तो यहाँ इंग्लिश में देखिए पतला कौन सा वर्ड मीनिंग दे रहा है? वार नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, थिन। थिन का मतलब पतला होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव कौन सा इसमें। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है हाई, यही क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि हाई क्या करेगा? जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है जी? नाउन है। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमने हाई लगाया, इस वजह से हाई क्या है? एडजेक्टिव, और हमको यही निकालना था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 12 में हमको डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगाना है। 3 डिग्रीज होती है हमारी, एक तो पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एंड जो थर्ड होती है वो होती है सुपरलेटिव। यहाँ पर हमको ब्लैंक के अंदर कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, और किसकी है ये? मैनी की। मैनी, मोर, मोस्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव डिग्री होती है जिसकी मैनी, कंपैरेटिव होती है मोर, और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर। तो मोर लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 13, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल का अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है रियल का। रियल मतलब होता है जी असली, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा नकली या फिर काल्पनिक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी, यानी मन घड़ंत, मन में सोची गई बात जो एक्चुअल में रियल में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, द ट्रेन डैश सडनली। यहाँ पर हमको वर्ब लगानी है स्टॉप की। ट्रेन अचानक से रुक गई। अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं तो ये बनेगी ट्रेन अचानक से रुक गई। अच्छा जी, इस वाक्य के अंत में ई की मात्रा आई है, ये मात्रा आई है यहाँ पे। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, और पास्ट इंडेफिनिट में हमको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। स्टॉप की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्टॉप्ड। तो यहाँ पर जो ब्लैंक में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा स्टॉप्ड। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब बतानी है इनमें किस सेंटेंस में है। इनट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता वो होती है इनट्रांजिटिव। तो यहाँ देखिए काइट्स ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला इनट्रांजिटिव नहीं है। इसमें फ्लाई के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? इनट्रांजिटिव हुआ। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगर इनमें देखें तो ए रेस, हिज डायरी, ये दोनों में क्या है? ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, तो ये ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव नहीं है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया इसका। उसके बाद
आई डू नॉट नो डैश ही हैज़ गोन और नोट। यहाँ पर हमको बोला गया है मैं नहीं जानता वो गया है या नहीं। एक डाउटफुल कंडीशन बनी है, एक डाउटफुल सिचुएशन बनी है, और यहाँ पर दो बातें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो गया या नहीं गया। तो इस चीज़ में जो प्रीपोजिशन, जो कंजंक्शन अपनी यूज़ होती है वो होती है वेदर। तो यहाँ वेदर यूज़ होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल फिल करना है हमको। राम इज डैश स्टूडेंट हुम वी ऑल एक्सेप्ट टू गेट लेस देन 35% मार्क्स। राम वो स्टूडेंट है जिससे हमको उम्मीद है कि वो 35% से कम मार्क्स लेके आएगा। तो राम को हम अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, ये बंदा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो जाती है तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यहाँ द आएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, बोला गया द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट। यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन लगानी है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, सब्जेक्ट यानी विषय। स्पीकर जो है किसी विषय पर बोल रहा है। अब यहाँ पर लगा के देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। द स्पीकर इज गोइंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, स्पीकर विषय से बोल रहा है, फ्रॉम का मतलब से, ये एक अच्छा मीनिंग नहीं दे रहा। ऑफ लगा के देखते हैं, द स्पीकर इज गोइंग ऑफ, ओ डबल एफ है जी, ये ऑफ का मतलब है बाहर जाना यानी भटक जाना। जो स्पीकर है वो अपने विषय से भटक गया है, तो यहाँ पर ये अच्छा मीनिंग दे रहा है, ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अकबर्स आर्मी डैश द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। इसमें ध्यान दीजिए, अकबर, अकबर क्या है, पास्ट की बात है, तो पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। यहाँ सीज क्या प्रेजेंट है, सीज ये भी प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है। सीज्ड ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, तो सीज्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीज का मतलब होता है कब्जा करना, कि अकबर की आर्मी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर लिया, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। बीट द एयर यानी हवा को मारना, हवा में मारना, बीट द एयर। हवा में मारने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसका मीनिंग जो निकलेगा वो होगा टू मेक यूजलेस एफर्ट, ऐसे एफर्ट्स करना जिनका कोई यूज ही ना हो, यूजलेस एफर्ट्स, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। उसके बाद मीनिंग बताना है जी हमको थ्रेट का, अपोजिट मीनिंग। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, तो खतरा, खतरे का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, सेफ्टी, सुरक्षा। तो इसका जो सही मीनिंग निकलेगा वो होगा ऑप्शन 3 सेफ्टी। नेक्स्ट जीके के सेक्शन पे चलते हैं। जीके में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। मालगुडी जो पुस्तक है वो एक नोवेल है जो कि आर के नारायण सर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, खुटी क्या होता है। खुटी एक इम्प्लीमेंट होता है जो कि सोइल को डिग करने के काम आता है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसको हमने सन के पास रख, 2 दिनों के बाद पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ग्लास क्या खाली हो जाता है, तो पानी गया कहाँ, वो क्या हो गया, भाप बन गया पानी, तो इट इवेपोरेट्स, वाष्पीकृत हो गया जी पानी अपना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, बेस्ट फ्रेंड ऑफ सोइल कौन है, अर्थवॉर्म है। जो केचुए होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो काफ़ी आसान हो जाता है और मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। तो अर्थवॉर्म क्या है, बेस्ट फ्रेंड है सोइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सोल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज़ वोमिटिंग एंड लूज मोशंस। अगर किसी पर्सन को वोमिटिंग या लूज मोशंस हो रखे हैं तो आज के टाइम में तो हम उसको ORS देते हैं, लेकिन पहले हम क्या देते थे, उसको सोल्ट एंड शुगर का सोल्यूशन देते थे, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खाने को बचाने के लिए कौन सा इन ऑप्शन में से नेचुरल वे नहीं है। ड्राइंग एक नेचुरल वे है, बाई एडिंग प्रिजर्वेटिव ये नेचुरल नहीं है जी, ये आर्टिफिशियल है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, तो इस वजह से जो आंसर है वो अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सोल्टिंग एंड स्वेटनिंग और पिकलिंग भी क्या है, नेचुरल है। उसके बाद विच लीव्स कैन बी केप्ट इन बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स। बीजों को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम डब्बे में कौन सी पत्तियां रखते हैं, नीम की पत्तियां रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, गुण होते हैं नीम की पत्तियों में, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं वो बीजों पे नहीं लगते, इस वजह से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन विद वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड वंस। अगर किसी पानी को एक बार यूज किया जा चुका है तो हम उस पानी को दोबारा से यूज नहीं कर सकते। किस काम के लिए, मोपिंग द फ्लोर, फर्श पर पोछा लगाने के लिए तो कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड एंड फेस, हाँ जी, इसके लिए नहीं कर सकते। अगर एक पानी का बार हमने यूज़ कर लिया तो उसको फिर हम हाथ धोने और फेस धोने में ये काम नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर से। हाउ मैनी स्पोक्स इन द व्हील ऑफ इंडियन फ्लैग। जो व्हील है इंडियन फ्लैग में उसमें कितने स्पोक्स हैं, 24 हैं।
उसके बाद रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, काफ़ी टाइम लगेगा। तो पेट्रोल ही है जी नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि अगर पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो कई अरबों साल लगेंगे इसको दोबारा से बनाने में। जम्मू कश्मीर में याखनी रेफर टू, क्या मतलब होता है यखनी का? यखनी एक नॉन वेजिटेरियन डिश है जम्मू कश्मीर के अंदर। टेडपोल इज द लार्वल एज ऑफ विच एनिमल। जो टेडपोल है वो किस जानवर की लार्वल एज का नाम है? फ्रॉग की है जी। जब फ्रॉग जो है यंग होता है, उसके पैर नहीं होते, तो उसको टेडपोल बोला जाता है। बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल एंड वल्चर कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। जो ये पक्षी हैं काइट्स, ईगल, वल्चर, ये अपने शिकार को 8 किलोमीटर की डिस्टेंस से भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एल्डेस्ट ब्रदर कौन था पांडवस में? टोटल 5 पांडवास थे, हमको पता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। बिहू डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? बिहू असम में होता है। उसके बाद वहीदा प्रिज्म जो लेफ्टिनेंट कमांडर है इंडियन नेवी में, वो किस टाइप के प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? वो डॉक्टर हैं जी, सर्जन है नेवी के अंदर। उसके बाद कितने गोल्ड मेडल्स जीते थे इंडिया ने एशियन गेम्स के अंदर 2023 में? तो टोटल 28 गोल्ड जीते थे इंडिया ने 23 में एशियन गेम्स के अंदर। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर वाइल वार्निंग अदर्स टू डेंजर। जब लंगूर को लगता है कि कोई खतरा है तो उसकी कौन सी सुपर सेंस एक्टिवेट हो जाती है? उसकी साउंड की जो सेंस है वो एक्टिवेट हो जाती है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। सूंघने की जो सेंस है वो किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? आंट में होती है जी। जो चींटी है वो काफ़ी दूर से स्मेल कर लेती है चीज़ों को, इस वजह से उसकी जो सेंस है स्मेल की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमसे पूछा है एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। हमको जो काम करने की सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से मिलती है। चिल्ड्रंस जो प्लेन पे रहते हैं यानी समतल जगह पे रहते हैं, अगर उनको बोला जाए कि आपको माउंटेन चढ़ना है तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है। क्यों है? क्योंकि वो लेज़ी है? नहीं, ये गलत है। लेज़ी सभी थोड़ी लेज़ी होते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सभी की बात हो रही है कि कोई नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो लेज़ी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। द पाथ्स आर रॉकी एंड इवन, क्योंकि जो रास्ते हैं वो ऊबड़ खाबड़ और पथरीले हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहाड़ क्या होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं, और जो समतल जगह पे रहने वाले बच्चे हैं उनको ये आदत नहीं होती इस तरह के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पे है? चार मीनार है जी हैदराबाद में। आगे पूछा गया है अर्थ जो है वो कितने दिन लेती है सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करने में? तो 365 एंड 1/4 डेज का टोटल टाइम लगता है। 365 तो कंप्लीट डेज लगते हैं एंड 1/4 डेज मीन्स 6 आवर्स और लगते हैं। ठीक है जी, ये था कंप्लीट जीके का पोर्शन। तो यहाँ तक हमने 2024 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद BGS सैनिक विंग। थैंक यू।